साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। बदले की आग में जल रहा एक शख्स कैसे अपने ही भाई को हनी ट्रैप कराता है। आज कहानी हनी ट्रैप के इसी सनसनीखेज वारदात की। पश्चिमी दिल्ली का मादीपुर इलाका, यहां पर 28 साल का मेहताब रहता था। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, हर रोज सुबह निकलना, रात को 10 बजे तक आ जाना। 3 अगस्त 2014 वो दिन जब वो घर नहीं आया। फोन लगाया गया तो फोन नहीं मिला। घर वाले परेशान, रात भर ढूंढते रहे, जानकारी नहीं मिली। 4 तारीख को महराज, जो उसका बड़ा भाई था, वो मादीपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जो उस समय चौकी इंचार्ज थे पवन कुमार, उन्होंने हेड कांस्टेबल को जांच के लिए बोला और मेहताब का हुलिया बताते हुए उसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी, जो बातचीत थी, वो वायरलेस से चारों तरफ दिल्ली में फैला दी। आसपास के अस्पतालों में भी ये जानकारी लेने की कोशिश की गई कि क्या पिछली रात कोई 28-30 साल का आदमी दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गया है। घर वालों ने, उनसे भी बातचीत होती रही, उनसे भी पुलिस पूछताछ करती रही। कोई लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई जो है हाथापाई या कुछ ऐसा, घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो हर रोज जाता था, अपना काम करता था, वापस आ जाता था। उसको गायब हुए 1 महीना बीत गया। घर वालों को कुछ पता नहीं और पुलिस के ऊपर उंगली उठने लगी। उस समय पंजाबी बाग इलाके के एसीपी हुआ करते थे हरचरण वर्मा। उनसे जो है वो मेहताब के घर वालों ने मुलाकात की। चूंकि जो मादीपुर पुलिस थाना है वो पंजाबी बाग के अंदर आता था, इसलिए एसीपी जो हरचरण वर्मा थे, उन्होंने इस मामले के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने का निर्देश दे दिया। और फिर महराज की शिकायत पर, जो मेहताब का बड़ा भाई था, 12 सितंबर 2014 को पंजाबी बाग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 365 के तहत अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया। एक टीम बनाई गई। एसआई अनूप कुमार के हाथ में ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इनको पकड़ के लाएं। उस टीम ने सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। मेहताब जिस दिन गायब हुआ था उस दिन की कॉल डिटेल निकाली गई और उस दिन की जब कॉल डिटेल निकली तो एक आइडिया कंपनी से सुबह करीब 10 बजे के आसपास एक कॉल आई। उस कॉल पे फोकस हुआ। उस कॉल पे जब फोकस हुआ तो पता चला कि भैया ये कॉल जो है, इस पे हमेशा जो है 10-15 बार बात होती रहती थी मेहताब की। पिछले कई महीनों से बात हो रही थी। अब पुलिस उस शख्स से मिलना चाहती थी। फोन नंबर लगाया गया तो फोन स्विच ऑफ और फोन कंपनी से पता निकलवाया गया तो पता चला कि बिहार के किसी तौहीर नाम के व्यक्ति की आईडी पर यह फोन लिया गया था और ये नंबर जून 28 को एक्टिवेट हुआ था और बिहार का पता था। पुलिस वहां पता करती है तो फर्जी नंबर निकलता है, फर्जी पता निकलता है। अब IMEI के दौरान, IMEI एक टेक्निक होती है जिससे पुलिस ये पता कर रही थी कि इससे पहले ये फोन और ये नंबर किस फोन में था। तो IMEI के जरिए पुलिस को पता चला कि ये नंबर जो है वो दिल्ली के वजीराबाद गांव में रहने वाले किसी आसिफ खान पुत्र इनाम खान का था। आसिफ खान का नाम जब आया तो पुलिस उस शख्स से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है जिससे मेहताब खान की 10-12-15 बार हर रोज बात होती है। अब मेहताब के भाई महराज से जब पूछा गया कि वजीराबाद में रहने वाले किसी आसिफ खान को जानते हो, आसिफ का नाम सुनते ही महराज चौंक गए, क्योंकि आसिफ को वो भला कैसे भूल सकता था। आसिफ की पूरी कहानी उन्होंने पुलिस को बताई, बड़े भाई मेहताब की। उससे पता चला कि मेहताब और आसिफ खान दूर के चचेरे भाई। आसिफ पहले मादीपुर में ही रहता था और 3 साल पहले की बात है कि मेहताब के जो चचेरे भाई शान आलम की जो बहन थी मुमताज, वो आसिफ के भतीजे रवीश के चक्कर में फंस गई। कुछ दिनों बाद मुमताज को वो भगा ले और ये बात मुमताज और उसके भाइयों को पता चली तो मेहताब आसिफ के घर पहुंचा शान आलम के साथ और उसने गर्मा गर्मी में आसिफ की जमकर पिटाई की। अब पूरा मोहल्ला देख रहा था, आसिफ इस बेइज्जती को सह रहा था और उसने इस बेइज्जती की वजह से ही मादीपुर में अपना मकान बेच दिया और दिल्ली के वजीराबाद गांव में प्रॉपर्टी खरीद ली और वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने लगा। मुमताज और रवीश जो लेके गया था उसने शादी कर ली। अब महराज की बात से ये पता चल गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना अपमान का बदला लेने के लिए आसिफ ने मेहताब के साथ कोई साजिश रची हो। 13 सितंबर को एक पुलिस की टीम
आसिफ के पास उसके घर वजीराबाद पहुंची। आसिफ घर पर ही मिल गया, हिरासत में लिया गया। पुलिस ने मेहताब खान की गुमशुदगी के बारे में पूछा तो आसिफ बड़े मोहब्बत से जो है मना करते हुए कहा, भैया 3 साल से हम बाहर हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये हुआ। फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। तब आसिफ ने बताया कि उसने मेहताब की हत्या कर ली है और लाश को गंग नहर में फेंक दिया। अपने ही चचेरे भाई की हत्या क्यों की, कैसे की, ये जानने के लिए जब पुलिस ने जो है बातचीत की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी। साल 2011 में आसिफ का जो भतीजा था रवीश, उसने मेहताब की चचेरी बहन मुमताज को भगा लिया था और उससे शादी कर ली थी। जमकर पिटाई हुई, पूरा मोहल्ला देखा कि आसिफ कैसे पिटा। आसिफ इस पिटाई को भूल नहीं पाया और वो मादीपुर में अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बेचकर और अपना जख्मी दिल लेकर वहां से निकल लिया और तय कर लिया कि मेहताब से इस बात का बदला लेगा। अब इस घटना के बाद फिर वो वजीराबाद पहुंच गया। वजीराबाद में उसने मकान खरीदा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम डाला और वहीं पे वो रहने लगा। अब वजीराबाद में रहते रहते आसिफ को घर के पास में ही एक सलमान उर्फ जाहिद नाम का लड़का मिला। वो उसका दोस्त बन गया और जाहिद के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा। मादीपुर छोड़ने के बाद आसिफ जो है वो लगातार महराज से ये जो अपमान हुआ था उसके बारे में बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान एक और दोस्त बना उसका, शाहरुख। वो दिल्ली के शास्त्री पार्क का रहने वाला था और शाहरुख जाहिद का दोस्त, तीनों खूब मिलते थे, खूब खाते पीते थे और आसिफ मन की जो टीस थी रह रहकर इन लोगों को बताता था। आसिफ खजूरी खास में एक दिन कार से घर लौटा। वजीराबाद पुल है ना वहां पे, यमुना घाट के पास, वहां उसको एक महिला बैठी हुई दिखी, 28-30 साल की, बहुत ही खूबसूरत। वो एकदम अकेली थी। आसिफ ये देख के रुक गया और उसने कार वहीं खड़ी कर दी। करीब आधे घंटे तक देखने के बाद वो महिला के पास जा पहुंचा और आसिफ ने उस महिला से पूछा कि आप घबराइए मत, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हैं? मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, मुझे कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, अगर कुछ है तो बताइए। अब उस महिला ने आसिफ को देखा तो उस महिला ने बताया कि बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ और इस दुनियादारी से उब गई हूँ। मतलब वो आत्महत्या करने आई थी वहां। अब महिला बोली, तब तक आसिफ समझ गया था कि भाई इस महिला को बचा लिया जाए और उसने बड़े प्यार से उसको समझाया कि मैडम, खुदकुशी किसी समस्या का समाधान नहीं है। जिंदगी में बहुत तरीके की समस्याएं आती हैं, ऐसे में आप खुदकुशी कर लेंगी तो फिर कैसे हल निकलेगा? और साथ में आपके बच्चे भी हैं, आपने बताया, वो बच्चे भी आपका राह देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे, ऐसा मत। अब आसिफ के इस तरीके से समझाने पर उस महिला ने अपनी आत्महत्या की जो कोशिश थी उसको हटा दिया और उसके बाद फिर वो उसके साथ घर गए। 3 साल पहले उस महिला की मौत हो चुकी थी, जो पति थी उसकी मौत हो चुकी थी, उसका बेटा बेटी वो भजनपुरा में रहते थे। ये सब उसने बताया, आपस में बातचीत। वो महिला थी बहुत खूबसूरत और इतनी खूबसूरत कि आसिफ का दिल आ गया। उसका नाम था उस महिला का परवीन जहां, और उसको कार में बैठाया, उसके घर ले गया। अब अपने घर पहले पहुंचता है तो पत्नी को परिचय कराता है परवीन जहां से, और उसके बाद फिर परवीन को जो है खाना वाना खिला के उसके घर छोड़ आता है। लेकिन वो थी इतनी सुंदर कि आसिफ का दिल उस पे आ गया। अब आसिफ उसको गाहे बगाहे पैसे दिया करता था। उस दिन भी दिया था जिस दिन उसको छोड़ने गया, उसके बाद फिर बार बार देता था, पैसे वैसे सब देता था। तो वो परवीन भी तहे दिल से उसकी शुक्रगुजार थी और आसिफ और परवीन के बीच की जो संबंध थे वो और घनिष्ठ होते चले गए। अब आसिफ परवीन के ठिकाने गाहे बगाहे पहुंच जाता था और घंटों बिताता था, बैठता था, सब कुछ करता था। एक दिन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने। परवीन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आसिफ उसको सहयोग करता था, तो स्वाभाविक सी बात है वो मजे से सारी चीजें चल रही थी और परवीन को जो चाहिए था वो मिल रहा था, आसिफ को जो चाहिए था वो मिल रहा था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसकी जो पिटाई हुई थी वो कभी उसने नहीं भूल पाई। 3 साल बीत चुके थे, नहीं भूल पाई। और
अब वो एक ऐसा जरिया ढूंढने लगा था जहां पर वो बुला के मेहताब को सबक सिखा सके। इसके लिए उसने परवीन जहां को इस काम में लगाने की कोशिश की। उसने विश्वास दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा और परवीन ने भी जो है बात मान ली आसिफ की और मेहताब को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। एक फोन नंबर दिया उसको और कुछ पैसे दिए, 4-5 हजार रुपए। उसने कहा कि इसको अपने जाल में फंसाओ। और फिर परवीन जहां ने फोन करना शुरू किया मेहताब को। अब मेहताब के पास जब परवीन जहां का फोन आना शुरू हुआ तो शुरुआत में थोड़ी मोड़ी बातें हुई, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। अब मेहताब के पास जब परवीन की 1-2 फोटो पहुंची व्हाट्सएप पे, मेहताब फिदा। मेहताब को लगा कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब खुद हुस्न की मल्लिका चल के मेरे पास कैसे आ गई। अब मेहताब उससे मिलना चाहता था, हर समय उसके फोन का इंतजार करता था। दिन में 10-10, 15-15 बार बातें होने लगी। तो परवीन जहां ने आसिफ के साथ मिलकर एक प्लान रचा और दूसरे दिन, चूंकि उन लोगों का परिचय हो चुका था, तो उसने बताया कि भाई आप यहाँ आइए, हम आपसे यहाँ मिलेंगे। वो उसको एक मेट्रो स्टेशन के पास बुलाती है, शास्त्री नगर, और फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं। जब परवीन को पहली बार देखता है मेहताब तो फिदा हो जाता है। पंजाबी बाग के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर उन लोगों ने शास्त्री पार्क से बदल के वहां पे मिलने की प्लानिंग की और फिर वो वहां पहुंचते हैं और वहां पे दोनों की मुलाकात होती है और दोनों जो है काफी देर तक समय बिताते हैं। और फिर परवीन और मेहताब पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, बहुत देर तक साथ में टाइम बिताते हैं और फिर मेहताब अपने रास्ते, परवीन अपने घर। ये पूरा जो माजरा था, ये सब कुछ, ये पूरी जो साजिश थी, ये आसिफ की थी और आसिफ ने इस पूरी साजिश को बहुत ही चतुराई से अंजाम देने के लिए सोच रखा था। अब इस पूरी साजिश में आसिफ, उसके 2 दोस्त परवीन जहां और उनका शिकार मेहताब, ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब चूंकि परवीन से मिलने के बाद मेहताब पूरी तरीके से फ्लैट था, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, तो वो बार बार कोशिश करने लगा कि कब और कैसे वो परवीन जहां से मिल पाए। और इतना ज्यादा उसके अंदर परवीन हो गया था कि मेहताब चाहकर भी जो है उससे अपना दिमाग नहीं हटा पाता था। और परवीन को अब ये विश्वास हो गया कि मेहताब उसके जाल में फंस गया है, तो उसने आसिफ को ये सारी चीजें जाके बता दी। अब परवीन जहां से मिलने के बाद से लेकर, मतलब वो हमेशा सोचता था कि कब जो है परवीन कहीं अकेले में मिल जाए और कब उन दोनों के कुछ शारीरिक संबंध बन जाए। खैर, बातचीत का सिलसिला चूंकि आगे बढ़ चुका था और आसिफ की तरफ से भी उसको हाँ थी, इसके लिए तो कहीं ना कहीं परवीन और मेहताब के बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए। सिलसिला चलता रहा। अब परवीन के जाल में आसिफ, मेहताब पूरी तरीके से एकदम फंस चुका था और मेहताब को पता नहीं था कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। जुलाई 2014 के अंतिम हफ्ते में परवीन ने आसिफ से कहा कि मछली जाल में फंस गई, अब बताओ शिकार कहाँ करना। परवीन 29 जुलाई को ईद है, ऐसा करते हैं कि उसे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन लेके आते हैं और वहां से हम उसको लेके जाएंगे, आसिफ ने बोला। अब आसिफ ने मेहताब से बदला लेने के लिए अपनी साजिश को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई। उसने इस योजना में अपने दोस्त सलमान, शाहरुख दोनों को शामिल किया। 3 अगस्त 2014 आता है। परवीन मेहताब को सुबह 10 बजे फोन करके शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन बुलाती है और मेहताब उससे मिलने के लिए समय से पहले ही पहुंच चुका होता है। और फिर शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास जब वो पहुंचता है, परवीन आसिफ को बता देती है कि यहाँ पे आ रहा है मेहताब, और तुरंत वो एक सेंट्रो कार थी, उस सेंट्रो कार में जो है अपना सामान, एक जूट की बोरी, रस्सी का एक छोटा टुकड़ा, ये सब लेकर शाहरुख के साथ आसिफ पहुंच चुका होता है। और परवीन जो है उस गाड़ी के पास पहुंचती है
वहां मेहताब को बुलाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है दोनों शाहरुख और सलमान मेहताब को खींच के उस गाड़ी में बैठाते हैं बंदूक की नोक पर और फिर वहां से गायब हो जाते हैं और परवीन जहां अपने घर आती है। अब परवीन जब वापस आती है और ये दोनों जब चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में पीछे सीट पर उसकी मेहताब की बेतहाशा पिटाई करते हैं। शाहरुख और सलमान ने मुंह बंद कर उसको बहुत मारा। आगे आसिफ गाड़ी चला रहा था और फिर जैसे ही वो लोग मेरठ की तरफ निकले थे, जैसे ही मेरठ क्रॉस किए आसिफ पिछली सीट पे आ गया और अगली सीट पे शाहरुख गाड़ी चलाने लगा। अब आसिफ को तो गुस्सा भरा पड़ा, उसने जमकर पिटाई शुरू और इतना मारा कि जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने फिर ये सोचा कि अब तो मरना है ही। वो चिल्लाना शुरू करता है। जब चिल्लाना शुरू करता है तो उसने जो है रस्से से उसका गला आसिफ ने घोटा और इतनी तेजी से घोटा कि वो मर गया। जब वो मर गया तो इन लोगों ने उसको एक बोरी में डाला और बोरी को मुंह बांध कर साथ में जो खतौली के पास से गंग नहर गुजरती है ना, उसमें उसने बोरी फेंक दी, मोबाइल भी फेंक दिया और लाश ठिकाने लगाकर घर लौट गए। अब मेहताब ने पूछताछ में पुलिस को 13 सितंबर को उनके साथियों का सलमान और शाहरुख और परवीन के बारे में भी बता दिया कि वो कहां है। तो ये सारी चीजें पता चली। फिर पुलिस ने लाश ढूंढनी शुरू की, कहीं नहीं मिली। पूरा गंग नहर छान मारा, लाश नहीं मिली और खुलासा जरूर हो गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को भी पकड़ा, आसिफ को भी पकड़ा और सबको जेल भेज दिया। तो आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।